भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोकसभा के संदर्भ में या फिर राज्यसभा के संदर्भ में या लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं और संविधान के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर अर्थात संसद में राष्ट्रपति सहित 2 सदन, राज्यसभा व लोकसभा, सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे। एक सदन का नाम राज्यसभा और दूसरे का नाम लोकसभा होगा। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे एक विशेष केंद्रीय स्थान प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, इसकी संरचना, अवधि, प्रक्रिया, अधिकारों, विशेष अधिकारों व शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा में संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि इसे संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति या सहमति या फिर अपना हस्ताक्षर न कर दे। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करते हैं, जैसे कि दोनों सदनों का सत्र बुलाना या फिर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाना, या फिर जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार किया जाता है कि भारतीय संसद द्विसदनीय क्यों है? वाई इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल। इसके साधारणतः 2 कारण बताए जा सकते हैं। पहला, चूंकि देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत, आरंभ 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया, जब इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई और इस सदन को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का नाम दिया गया। एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था सन 1919 तक चलती रही। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली, बाइकैमरल सिस्टम की स्थापना की गई। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत विधान पालिका के ऊपरी सदन का नाम राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया तथा निम्न सदन का नाम विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली रखा गया। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्विसदनीय प्रणाली को जारी रखा गया, परंतु इस व्यवस्था में जो निचला सदन है उसका नाम बदलकर संघीय सभा कर दिया गया, जबकि ऊपरी सदन का नाम राज्य परिषद ही रहने दिया गया। भारत का संविधान सभा के सदस्यों ने संसदीय व्यवस्था पर विचार करते हुए मौजूदा द्विसदनीय प्रणाली से परिचित होने के कारण ही स्वतंत्र भारत के संविधान में बाइकैमरल सिस्टम को अपनाया। इसके अतिरिक्त एक दूसरा प्रश्न जो संसद के संदर्भ में कई बार पूछा जाता है और कई बार यह विवाद का विषय भी रहा है, भारतीय संसद की संप्रभुता को लेकर
केशवानंद भारती के मामले में उस वक्त पालकीवाला ने इस प्रश्न को उठाते हुए कहा था कि संसद की शक्तियां मर्यादित होती हैं। नॉर्मन डी पामर ने भी लिखा है कि भारतीय संसद बहुत विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी करती है। यद्यपि इसका मुख्य कार्य भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण करना है, फिर भी इस दृष्टि से भारतीय संसद के कार्यों पर अनेक युक्तिसंगत सीमाएं, रीजनेबल लिमिटेशंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। जैसे संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियां आज कुछ सीमित हो गई हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लिए नवीन संविधान का निर्माण करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत के देशों से संविधानों का अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं को भारतीय संविधान में समाहित किया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था को इंग्लैंड से लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि बहुत से देशों से बहुत सी संवैधानिक विशेषताओं को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। इन देशों से प्रभावित होकर भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक द्विसदनीय प्रणाली को ही उचित समझा और दोनों सदनों की संरचना, स्ट्रक्चर, शक्तियों, पावर्स और कार्य प्रणाली में इन सभी देशों की कुछ राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। भारतीय संविधान की इन विशेषताओं को जानने के पश्चात, यानी भारतीय संविधान में भारतीय संसद की कुछ आधारभूत विशेषताओं को जानने के पश्चात, हम लोग राज्यसभा की संरचना, इसके अधिकारों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, राज्यसभा भारतीय विधानमंडल अर्थात संसद का उच्च सदन होता है और यह संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य 238 मेंबर्स राज्यों व संघ राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, जिसके उपरांत कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में अर्थात लद्दाख और कश्मीर में विभाजित किया गया है, जिसके पश्चात हो सकता है कि निकट भविष्य में इन्हें भी संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में राज्यसभा में स्थान दिया जाए। वर्तमान में राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं, जिनमें 229 मेंबर्स राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। देखिए, यदि हम राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य। भारतीय राज्यसभा के विपरीत यदि हम अमेरिका के उच्च सदन यानी सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधित्व को देखें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 सदस्यों का चयन किया जाता है, यानी सीनेट के अंदर बराबरी के आधार पर प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। इसके उपरांत यदि राज्यसभा में हम केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज को देखें तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रत्येक प्रतिनिधि
इस कार्य के लिए निर्मित एक इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाता है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में लद्दाख और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में घोषित किया गया है। पूर्व में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, जिनमें से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि ही राज्यसभा में हैं। इसके उपरांत यदि हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करता है जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस से संबंधित विषयों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होता है। अमेरिका के सीनेट में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता, परंतु भारतीय उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में इस व्यवस्था के पीछे उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों को भी राज्यसभा में मौका दिया जा सके। आप अगली स्लाइड में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को देख सकते हैं। इस वर्ष 2019 में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को यदि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं तो देखिएगा, लगभग 245 सदस्यों में से केवल 241 सदस्य 13 अक्टूबर 2019 तक राज्यसभा में थे और 4 स्थान रिक्त थे। आपको ज्ञात होगा, अभी हाल ही में हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई को भी राज्यसभा की भी हाल ही में सदस्यता दी गई है। इसके उपरांत यदि हम राज्यसभा के विशेष अधिकारों की बात करें, स्पेशल राइट्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो इसमें हमें संविधान द्वारा राज्यसभा के बहुत से सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सेकंड, सदन के किसी भी सदस्य को अधिवेशन के शुरू होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक किसी भी सिविल मैटर में, दीवानी मामले में बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार सदस्यों को उनका वेतन, अधिवेशन में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता, डेली अलाउंसेस, निशुल्क रेल यात्रा, संचार सुविधाएं व पेंशन आदि की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। राज्यसभा सदस्यों के विशेष अधिकारों को पढ़ने के पश्चात हम लोग राज्यसभा के सभापति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। देखिए, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दूसरे शब्दों में, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। देखिए, हाल में 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा का सभापति श्री एम वेंकैया नायडू है और उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उन्हें सदन में साधारण मत, सिंपल वोट का राइट नहीं होता। परंतु यदि किसी विशेष स्थिति पर, किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में एक समान मत पड़ जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है जिसका चुनाव सदन के सदस्यों में से ही सदन द्वारा किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों का संचालन उपसभापति द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का सभापति लगभग वही कार्य करता है जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। इसके उपरांत यदि हम राज्यसभा के कार्यों और शक्तियों पर गौर करें तो राज्यसभा के संपूर्ण कार्यों और शक्तियों का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें निम्न शक्तियां दिखाई देती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स,
powers related to constitutional amendment, financial powers, electoral powers and other related powers। देखिए, सबसे पहले हम लोग वैधानिक शक्तियों पर गौर करना चाहेंगे, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की वैधानिक शक्तियां भारत में संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण की शक्तियां संसद को दी गई है और जिसका उच्च सदन राज्यसभा है। देखिए, जहां तक साधारण कानून निर्माण का प्रश्न है, गौर कीजिएगा, जहां तक सिंपल लॉ मेकिंग का क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा के समान यानी बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा में यदि इसे पेश किया जाता है तो सदन द्वारा पारित हो जाने के पश्चात इसे लोकसभा में भेजा जाता है, और यदि लोकसभा भी इसे पारित कर दे तो अंतिम स्वीकृति के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात वह कानून बन जाता है। एक दूसरी स्थिति देखने को मिलती है, गौर कीजिएगा, यदि साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद या विवाद पैदा हो जाए और 6 महीने तक उसे सुलझाया ना जा सके, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108 कॉल कर सकता है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। और अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। जैसे पहली बार बुलाया गया था मई 1961 में डॉरी एबोलिशन बिल को लेकर के, दूसरा 1975 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर के, एक तीसरी बार मार्च 2002 में आतंकवाद निरोधक बिल को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानून निर्माण में साधारण विधेयक राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है, और इस विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लगभग लोकसभा की शक्तियों के समान है। यदि राज्यसभा की दूसरी शक्ति पे हम लोग गौर करें तो वह है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय क्षेत्र में लोकप्रिय सदन यानी निम्न सदन, दूसरे शब्दों में लोकसभा ही वास्तव में शक्तिशाली है। कोई भी वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर ही स्वीकृत करना होता है। अदरवाइज अन्यथा 14 दिनों के पश्चात वह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा उसी रूप में स्वीकृत माना जाएगा जिस रूप में इसे लोकसभा ने पारित किया था। यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा वित्तीय विधेयक में कोई संशोधन करे तो उस संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय विधेयक यद्यपि राज्यसभा के पास भी आता है, परंतु राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक 14 डेज तक रोक सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को सीमित शक्तियां दी गई हैं। इस दृष्टि से भारत के राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी कम है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, इस दृष्टि से भारत के राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी कम है, क्योंकि लोकसभा वित्त विधेयक पर, इस दृष्टि से भारत के राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी कम है, क्योंकि राज्यसभा, इस दृष्टि से भारत के राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी कम है, क्योंकि लॉर्ड सभा वित्त विधेयक पर वहां पर 1 महीने तक विचार कर सकती है, जबकि भारतीय संदर्भ में राज्यसभा किसी भी वित्तीय विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक विचार कर सकती है। अन्यथा इसके उपरांत यह माना जाएगा कि जिस रूप में लोकसभा ने इसे पारित किया था उसी रूप में राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। इसके पश्चात राज्यसभा की तीसरी शक्ति कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और
राज्यसभा को लोकसभा पर चूंकि कोई विशेष नियंत्रण का अधिकार नहीं है और राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई अन्य आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसका उत्तर देना संबंधित मंत्री के लिए जरूरी होता है। राज्यसभा के सदस्य सदन में स्थगन प्रस्ताव, एडजर्न मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे कार्यपालिका की कार्यप्रणाली, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित किया जा सकता है। परंतु इन प्रस्तावों के सदन में पारित हो जाने के पश्चात मंत्रिमंडल के कार्यकाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार राज्यसभा कार्यपालिका को प्रभावित करने की शक्ति अवश्य रखती है, परंतु उसे सत्ता से हटा नहीं सकती। इसके पश्चात यदि हम राज्यसभा की संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों पर गौर करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड पावर्स पे यदि गौर किया जाए, तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों के निर्धारित विधि द्वारा एक्सेप्टेंस प्राप्त हो जाने के पश्चात ही संविधान में कोई संशोधन संभव है। संविधान संशोधन की शक्तियां संसद को प्राप्त है और इस क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। यदि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध, मतभेद या विवाद की स्थिति पैदा हो जाए तो इसे दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, इसे दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन जैसे प्रावधान की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक भी एक कानून निर्माण विधेयक है, इसलिए इसमें उत्पन्न होने वाले मतभेदों और गतिरोधों को दूर करने के लिए भी वही मेथड अपनाया जाना चाहिए जो साधारण कानूनों के विषयों में अपनाया जाता है। अब तक व्यवहार में केवल 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ है। जैसे प्रथम वर्ष 1970 में राजाओं के प्रिवी पर्स यानी विशेष अधिकारों को समाप्त करने से संबंधित संविधान संशोधन का प्रस्ताव, 1978 में 45 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 1989 में 64 और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पारित किए जाने के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा के मध्य गतिरोध देखा गया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। इसके पश्चात यदि हम राज्यसभा की न्यायिक शक्तियों पर गौर करें, जुडिशियल पावर्स पर गौर करें, तो यह देख सकते हैं कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर अनेक जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करती है, जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में दोनों सदन भाग लेते हैं और यदि दोनों सदन महाअभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले तो संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ दोषारोपण प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल आदि के अधिकारों के विरुद्ध भी अभियोग प्रस्ताव पारित कर दे तो इन व्यक्तियों को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। राज्यसभा अपने सदन के सदस्यों के व्यवहार और गतिविधियों की छानबीन और इन पर नियंत्रण भी रखती है और दोषी सदस्यों को दंडित करने का अधिकार भी रखती है। न्यायिक शक्तियों के उपरांत हम राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी शक्तियों पर गौर करेंगे। देखिए, राज्यसभा को निर्वाचन शक्तियां भी दी गई हैं, कुछ इलेक्टोरल पावर्स भी दी गई हैं। जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में गठित किए गए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके उपरांत यदि राज्यसभा की विशेष शक्तियों पर गौर किया जाए, स्पेशल पावर्स पर गौर किया जाए, तो राज्यसभा को अनेक स्पेशल पावर्स प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, यदि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा
राज्य सूची के किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा अपने सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण का अधिकार भी संसद को दे सकती है। और तीसरा, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि दोषारोपण संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा द्वारा ही पारित किया गया हो। इसके उपरांत यदि हम राज्यसभा की अन्य शक्तियों पर गौर करें तो राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी दी गई हैं, कुछ मिसलेनियस पावर्स भी दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति लोकसभा के साथ राज्यसभा भी देती है और यदि राज्यसभा इस पर अपनी सहमति दे तभी यह अध्यादेश कानून का रूप ग्रहण कर सकता है। सेकंड, राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति इमरजेंसी डिक्लेरेशन की एक्सेप्टेंस देने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा के समान प्राप्त है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, महालेखाकार ऑडिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने का अधिकार राज्यसभा को भी प्राप्त है। चौथा, भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना या फिर राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना या फिर सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति भी राज्यसभा को प्राप्त है। पांचवा, राज्यसभा को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में भी परिवर्तन का अधिकार है। छठा, विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु कानून निर्माण करने की शक्तियां भी राज्यसभा को प्राप्त हैं। इस प्रकार यदि हम राज्यसभा की संरचना, इसकी शक्तियों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा को संसद में विशेष स्थान प्राप्त है। यह सत्य है कि कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा कुछ शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा से कम है, परंतु साथ ही यह एक सच भी है कि कुछ विशेष कार्य इस सदन को ही सौंपे गए हैं जिनकी शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। यद्यपि कानून निर्माण, संविधान संशोधन इत्यादि में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु इन विषयों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर लोकसभा अपनी संख्या बल के आधार पर ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की भूमिका या अधिकार नाम मात्र की है और कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में राज्यसभा को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं है। यह सभी बातें राज्यसभा के कमजोर पक्ष को व्यक्त करती है। साथ ही इससे यह भी आभास होता है कि संविधान निर्माता इस सदन को एक सहायक सदन बनाना चाहते थे जिससे किसी भी विधेयक या विषय पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श संभव हो सके। जैसा कि मॉरिस जॉन्स का भी कहना था कि राज्यसभा का औचित्य दूसरा विचार करने के लिए है, ना कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इसके उपरांत हम लोग लोकसभा की संरचना, उसके अधिकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।